हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही है ना? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, इसी आशा के साथ मैं फिर उपस्थित हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में और आप सभी का स्वागत करती हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। सही सुना आपने, एकदम सही सुना कि हम मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करता है और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें शामिल हैं, जैसे कुछ के नाम में मैं बता देती हूं, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, जेएआईबी, सीएआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री मिलेंगे। और हमारा उद्देश्य है आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। जी हाँ, क्या नजर आ रहा है आपको? कुछ नजर आ रहा है इसमें? बिल्कुल, हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 13 पर। नाम है नए इलाके में। नए इलाके में दूसरा लिखा है खुशबू रचते हैं हाथ, लिखा है कवि अरुण कमल जी द्वारा। अब नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ, इस कविता में क्या होगा? कवि अरुण कमल जी ने ये दो जो बिंदु दिए हैं, क्या इनमें दोनों में कुछ अलग अलग कथा या कहानी बनने वाली है या हमें कुछ नया सा सुनने को मिलने वाला है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तो हम चर्चा करने वाले हैं इस कविता में, इस वीडियो में। तो कविताओं के बारे में जानने से पहले हम चलते हैं कवि जीवन परिचय की ओर, ओके, और जानते हैं कवि अरुण कमल जी के जीवन के बारे में। अरुण कमल जी एक अनुभवी चेहरा, एक अनुभवी व्यक्तित्व हम सबके समक्ष, आप इमेज देख सकते हैं। और हम सभी इतिहासकारों को, हिंदी के रचनाकारों को, कवियों को नमन करते हैं, सदा नमन करते रहेंगे और आभार व्यक्त भी करते रहेंगे, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हम सबके जीवन में एक नई क्रांति ला दी और हमारे विचारों में एक नई प्रेरणा जागृत की। ओके, देखिए अरुण कमल जी, इनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी सन 1954। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी सन 1954। हिंदी की गिनती याद हुई? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। मैंने बताया था कि कैसे याद करना है, कैसे याद करना है। 1 पे रात, 2 पे ईस, 3 पे 30, 4 पे लीस, 5 पे बंद, 6 पे 60, 7 पे तर, 8 पे सी, 9 पे बे। याद आया? याद कीजिएगा। तो इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी सन 1954 को। कमल जी पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनको उनकी कविता नए इलाके में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था उनको नए इलाके में। कमल जी को और भी कई सम्मानों एवं पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने कविता के साथ साथ कई पुस्तक और रचनाओं का भी अनुवाद किया और ये निबंध, कहानियां भी लिखते हैं। ना केवल ये कविताएं लिखते हैं बल्कि निबंध और कहानियां भी लिखते हैं। कमल जी की कविताओं में बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के नए बिंब एवं लय, छंदों का समावेश मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, इनकी जो कविताएं हैं उसमें बोलचाल की भाषा इतनी क्लिष्ट नहीं रहेगी कि हमें समझने में असुविधा हो। तो बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली जो अधिकतर सभी को समझ में आती है और लय, छंदों का समावेश मिलता। लय छंद समझते ना, मतलब लय हो, ताल हो, राइमिंग्स हो, इस तरह से इनकी लेखनी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। कमल जी की कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी हैं। ओह वाह, क्या बात कही है कि इनकी जो रचना है जितनी आप बीती हैं उतनी जग बीती भी हैं। मतलब इन्होंने कविताओं के माध्यम से ना केवल स्वयं के अनुभवों के बारे में ही चर्चा की है बल्कि जग या पूरी दुनिया किस तरह से सोचती है ये भी बताया है। लिखा है इनकी कविताओं में जीवन प्रसंगों को बड़ी ही कुशलता और सहजता से रूपांतरित किया गया है। क्या किया गया है? जीवन के प्रसंगों को कुशलता से रूपांतरित किया गया है। रूप में अंतर, रूपांतरित किया गया है। ठीक है,
कमल जी की कविता में वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ प्रसंगों को बड़ी ही कुशलता और सहजता से रूपांतरित किया है। इनकी कविता में वर्तमान शोषण व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे पलटकर एक नई व्यवस्था निर्मित करने की ललक हमेशा दिखाई देती है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं सबूत, अपनी केवल धार, पुतली में संसार, 4 कविता संग्रह तथा कविता और समय आलोचनात्मक कृति। इनके अलावा इन्होंने मायकोवस्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में अनुवाद और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो वॉयसेज नाम से प्रकाशित हुआ। वाह, सुनाई दिया ना सबको। अब देखिए, अब जो 2 कविताएं हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एक ही पाठ है। एक पहला जो बिंदु है वो नए इलाके में है और दूसरा है खुशबू रचते हैं हाथ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नए इलाके की। भाई, नए इलाके की चर्चा करनी चाहिए। अब नया इलाका क्या है? नए इलाके में कवि ने क्या वर्णन किया होगा? कुछ सोचिए आप, कुछ तो जजमेंट लगाइए। नए इलाके का मतलब नए इलाके की जो कविता का शीर्षक दिया है, उसके माध्यम से कवि ने उस तरफ हमारा ध्यान आकर्षण किया है कि किस तरह से हर दिन, हर पल, यह जो शहरी जीवन है वो पल पल बदलता रहता है। आज आज है, यही आज कल कल हो जाएगा, बीता हुआ कल हो जाएगा। तो कितना परिवर्तनशील है ये जीवन, कितनी परिवर्तनशील है ये दुनिया। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ पल पल बदलता रहता है, सब कुछ चलायमान है। कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि बस ये तटस्थ है, ये कॉन्क्रीट है। अर्थात हर तरीके से जीवन का जो राग है, जीवन जीने का तरीका है, दुनिया है, वो यूं लगता है पलक झपकते ही बदल गई। कवि ने यहाँ अपने अनुभवों को भी शेयर किया है, साझा किया है कि ऐसा लगता है मानो मैं कल की बात कुछ समय पहले, यदि हम अभी, आप सोचिए, आप अभी 9th में है ना, आप स्वयं में थोड़ा सा याद कीजिए कि क्या कभी आप गांव गए हैं? यदि गांव गए हैं, ठीक है, और नहीं गए हैं वो भी मैं बताऊंगी। यदि गांव गए हैं तो जब आप बहुत छोटे थे, मतलब तब जैसे 5-7 साल के थे, 8 साल के थे, क्या याद है आपको कि जब गांव की स्थिति क्या थी? थोड़ा बहुत याद होगा कि हाँ, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, कच्चे से घर थे, हम जब गांव में जाते थे। अब वही याद कीजिए कि और अब यदि आप उसी गांव में गए हैं तो क्या परिवर्तन देखने को मिला? हाँ, परिवर्तन देखने को मिला। जब शायद विद्यालय 5वीं तक हुआ करते थे और अब विद्यालय बढ़ गए हैं, अर्थात 8वीं और 12वीं तक भी हो गए हैं। मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ आपसे कि मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, 5वीं तक की शिक्षा मैंने अपने गांव में प्राप्त की। ठीक है, सरकारी स्कूल था सिर्फ और सिर्फ 5वीं तक, और 5वीं से आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। फिर आप सोच रहे होंगे तो क्या हम 5वीं पास हैं और हमें पढ़ा रही है? अरे भाई रुको तो बताती हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम आपने सुना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे जो शिक्षक थे उस समय के, मेरे शिक्षक थे, उनमें से किसी ने हमें बताया कि ये जो गांव की प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं, एक परीक्षा होती है, इस परीक्षा में यदि कोई पास हो जाता है तो वहाँ फ्री एजुकेशन मिलता है। हाँ, सब चकित रह गए। क्या वो सरकारी स्कूल है? नहीं, हाँ है तो केंद्र सरकार का स्कूल, लेकिन वो जो शिक्षा होती है वो सीबीएसई पैटर्न, मतलब सीबीएसई है। और उस समय की बात यदि मैं बताऊं, 1993, बहुत प्राचीन हूं भाई, आज की ना समझियो मुझे, बहुत प्राचीन हूँ, आदिकाल से चली आ रही हूँ। तो 1993 की ये बात है। नवोदय परीक्षा का फॉर्म भरा गया, मैंने परीक्षा दी और कोई किताब मिताब हेल्प के लिए नहीं थी, किसी से कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं, बस खुद से देखा और परमात्मा की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से वो परीक्षा पास कर ली गई। विद्यालय के लगभग 13 स्टूडेंट्स ने, मेरी ही क्लास में 13 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन सिलेक्शन मेरा हो गया। ठीक है, अब परेशानी ये थी कि गांव की लड़की बाहर जाएगी स्कूल पढ़ने? नो वे। सब बोलने लगे नहीं मेरे पिताजी से कि मत भेजिए लड़की को, अकेली पढ़ने नहीं भेजेगी, कछु ऊंच नीच हो गई तो क्या करें। अब पिताजी, मेरे बड़े भाई, मतलब मैं सबसे घर में छोटी हूँ, 5 भाई बहन हैं, दोनों बड़े भाई, फिर दोनों दीदियाँ, उसके बाद मैं।
तो हमारे भाई और सब पढ़े लिखे हैं, तो बोले कि हाँ मत जाओ। मम्मी भावनाओं की तरीके से मम्मी बहुत रोने बिलखने लगी कि नहीं नहीं, इतनी सी बच्ची, सिर्फ 10 साल की थी। 5वीं में कोई बच्चा कितने का होगा, 10 का। तो अब मुश्किल ये थी कि कैसे जाया जाए। तो मैंने कह दिया कि मेरे पास गुल्लक हमेशा से रहती है, आज भी है, ठीक है। तो उस गुल्लक में 10 पैसे, 5 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये तो बहुत बड़ी बात थी कि उस गुल्लक में हो। तो मैंने कह दिया कि यदि मुझे जाना है, जाना है, जाना है, यदि आपने मुझे नहीं भेजा तो मैं मेरी गुल्लक फोड़कर बस में बैठकर चली जाऊंगी, ये मैंने कह दिया। अब क्या करें भाई, जैसे तैसे करके मेरे टीचर्स ने समझाया, नहीं नहीं भेजिए, बच्ची अच्छे है, वो पढ़ेगी, कोई गलती नहीं करेगी, आप भरोसा रखिए। तो मतलब बाकी गांव वालों की बात किसी ने नहीं सुनी कि क्या होगा ऐसा, बस डर इस बात का था कि इस छोटी सी बच्ची को हम बाहर कैसे भेजें, अकेले कैसे रहेगी। 1993 की बात है, ठीक है। अब पता चलता है कि क्या करें, जैसे तैसे नवोदय में गए। और नवोदय में गए तो पहले साल जब हम 6वीं में पहुंचे, तब मैंने वहां जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त की। बाकी तो सरकारी स्कूल में की थी, वहां जाकर पता चला कि अच्छा तो शिक्षा इस तरह से प्राप्त की जाती है, ये होता है, ये कॉपी, वो कॉपी, इस कॉपी की अलग, इस सब्जेक्ट की अलग, मतलब हैं ऐसा करते हैं। अंग्रेजी की पढ़ाई चल रही धड़ाधड़ एकदम। अब सीखना शुरू किया कि मुझे भी करना है। शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट था हर कार्य को करने में, चाहे वो गाने का हो, चाहे खेलने का हो, चाहे मौज मस्ती का हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ में मैं इंटरेस्टेड रहती थी। तो हर एक फील्ड में मैंने पार्टिसिपेट लेना शुरू किया और जैसे तैसे मैंने वहाँ से 12वीं पास कर ली। और 12वीं पास के बाद ही मैं आपको बता दूँ कि बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त हुई और सभी गुरुजनों की, सभी टीचर्स की का मुझे आशीर्वाद मिला और अब मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो समय कितना बदलता है कि आज वही गांव जो 5वीं तक स्कूल था, मेरा गांव, आज वहाँ 12वीं तक स्कूल है। तो ये जो नया इलाका है, इसमें कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से जीवन में पल पल बदलता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। आइए पढ़ते हैं। नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, अरुण कमल जी के द्वारा रचित है। प्रथम कविता। नए इलाके में कवि ने शहरों के बदलते माहौल के बारे में बताया है। शहर में तो आज यहाँ वृक्ष लगे हैं, कुछ दिनों बाद चलेंगे ओ वृक्ष साफ, फैक्ट्रीज खड़ी हो गई। और क्या बताया है कि यहाँ रोज नए नए इमारत बनती टूटती हैं, हर बीता हुआ कल पुराना लगने लगता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, अपनी स्मृतियों पर भी भरोसा नहीं है। यहाँ इतना परिवर्तनशील है कि कभी खुद ही अपने घर का रास्ता भूल जाता है और सारे पुराने निशान भी मिट जाते हैं। कवि नए बदलते समय को बहुत सुंदर और सहज तरीके से वर्णन कर कविता के माध्यम से इस कविता में बताया है कि किस तरह से बदलता स्वरूप, ठीक है। अब है दूसरी कविता जो इसी में है, खुशबू रचते हैं हाथ। इसका भी ध्यान से सुन लीजिए। इस कविता में उन मेहनतकश लोगों के बारे में कवि ने बताया है जो स्वयं अंधकार में रहते हैं, जो स्वयं दुख, दर्द और बदबूदार जगह रहते हैं, नली नालों के पास रहते हैं, लेकिन वे किस तरह से अगरबत्ती बनाने का काम करते रहते हैं और सबके घरों में खुशबू फैलाते हैं। कहते ना, खुद रहे धूप में मुझे रखा छांव में, देखा है मैंने एक इस व्यक्ति को पिता के रूप में। तो यहां पर नए इलाके में देख लिया ना, बदलता स्वरूप, खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात उन मेहनती महिलाओं और उन कर्मठ व्यक्तियों की ओर यहां पर बताने का हमें प्रयास किया है कि कितनी मेहनत के बाद हमें ये, चाहे छोटी से छोटी वस्तु ही क्यों ना हो, जो हमें लगता है कि हाँ इतनी छोटी वस्तु है उसका क्या मोल होगा, लेकिन उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती है। तो हमें हर एक व्यक्ति के कार्य को, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिल से सम्मान देना होगा। किसी को भी कार्य के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई प्यून है जो सफाई करते हैं तो उनसे हम ऐसे ही व्यवहार करें, और जो बड़े सूट बूट पहनकर कुर्सी पर बैठे उनके सामने हम ऐसा व्यवहार करें। हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा रवैया सम्मानजनक होना चाहिए। प्लीज याद रखिएगा अपने जीवन में कि जो सम्मान देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सम्मान अक्सर वही देते हैं जो स्वयं सम्मान के काबिल होते हैं, सम्मान के हकदार होते हैं। आइए पढ़कर बताती हूं दूसरी कविता। खुशबू रचते हाथ के माध्यम से कवि ने उन कमजोर, बेबस, लाचार मजदूरों के बारे में बताने का प्रयास किया है जो गंदी बदबूदार नालियों के किनारे कूड़े करकट के ढेर के बीच छोटी सी बस्ती में रहकर
दूसरों के लिए अगरबत्तियां बनाते हैं और उनका घर महकाकर खुद कितने गंदे और बदबूदार जगह में जीवन जीते हैं। इस व्यवस्था के बारे में कवि ने पाठकों को बताया है कि उन मजदूर के हाथ कटे फटे जख्मी कोमल खून से भरे हुए होते हैं, लेकिन दूसरों के घरों में वे बेबस मजदूर खुशबू बिखराने का काम करते हैं। कितने लाचार हैं, कितने बेबस हैं, क्योंकि उनका जीवन यापन तो इसी कार्य पर टिका हुआ है। तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनको कुछ ना दें तो सम्मान तो दे ही देना। आखिर कब तक ये गंदी जगह में जीवन बसर करते रहेंगे? गरीब वर्ग के लोगों के लिए कोई न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए ना। ये गरीब हाथ ना जाने कितने लोगों के घरों को खुशबू से महकाते हैं। कवि ने उस निम्न या गरीब या लाचार या बेबस वर्ग की ओर इशारा किया है और हम सबका ध्यान आकर्षित किया है कि जिनको हम देखते तक नहीं है। अरे देखना तो छोड़िए, हम उनके बारे में सोचते तक नहीं है। कुछ भी खरीदने जाओ, कोई यदि बुजुर्ग सा व्यक्ति, हम उसी से मोल भाव करने लगते हैं। नहीं दादा, नहीं भैया, इतने का दे दो। अरे ले लो ना यार, क्यों उससे मोल भाव कर रहे हो? कम से कम वो अपनी जीवन यापन करने के लिए किसी के आगे भीख तो नहीं मांग रहा है। अच्छे से जीवन यापन कर रहा है ना, तो ले लो ना, आपके पास तो है। मोल भाव कभी उससे नहीं करना है। जो गरीब है, जो लाचार है, जो बुजुर्ग है, ले लो, है पैसा आपके पास, मत करो मोल भाव, ठीक है। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं कि जिनको आवश्यकता नहीं, फिर भी वो सारा का सारा खरीद लेते हैं कि लो भाई ले लो, ये अच्छा काम है, ठीक है। तो उस वर्ग की ओर भी यहाँ पर इशारा किया है। नए इलाके शहरों में परिवर्तन जो हो रहा है उस तरफ भी इशारा किया है, संकेत किया है। दोनों कविताएं एक दूसरे से एकदम अलग हैं लेकिन दोनों का महत्व अपनी अपनी जगह एकदम मजबूत है। ओके, समझ आया? नए इलाके में शहरों का परिवर्तन, खुशबू रचते हैं हाथ उन लोगों के जीवन पर आधारित जो बेबस हैं, जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, जो अपना जीवन यापन अगरबत्ती जैसे पदार्थ बनाकर ही बिता रहे हैं। ओके, आइए चलते हैं कविता की पंक्तियों की तरफ और ध्यान से सुनिएगा। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। कवि ने यहां स्वयं को ही रखा है और क्या कहने का प्रयास किया है कि ये जो नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अपना ही रास्ता भूल जाता हूं। अर्थात जो शहरी जीवन है वो पल पल बदल जाता है। ऐसा लगता है कि अच्छा, ये रास्ता वही है क्या जो मेरे घर को जाता है? एकदम भूल भुलैया जैसा माहौल हो जाता है। एकदम ऐसा दृश्य सामने आ जाता है कि ये कब हुआ भाई, है लगता है जैसे स्वप्न सा हो और वो साकार में हो जाता है। पल पल बदलती हुई प्रकृति, पल पल बदलता हुआ शहरी जीवन, उसी का वर्णन किया है। अब पढ़ते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि शहर में नए बन रहे इलाकों में रोज ही नए नए घर और बिल्डिंग बनते देख रहे हैं। इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, फ्लैट्स में लोग कैद हो गए हैं, पड़ोस कल्चर से वंचित हो गए हैं, लेकिन बदलना तो है। इन नए नए घरों को देखकर मैं हमेशा आते जाते रास्ता ही भूल जाता हूं कि कहां से जाना है, क्या करना है, समझ ही नहीं आता। चलो चलते हैं अगले काव्यांश की तरफ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला। कहां गया, कहां ढह गया वो, कहां उस इमारत को, मतलब कहां उस कच्चे से घर को ढहा दिया गया। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़। मेरा तो यहाँ हाँ, एक याद आई मुझे, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे, लौटते वक्त वो सोचते रहे कि मैं इतनी दूर से मेरे इतने घर के जो चावल मावल थे वो लाया कृष्ण के पास और कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस सोच में वो आगे बढ़ रहे थे और जब आकर देखते हैं, का तो हती मेरी टूटी सी छानी, सोने के महल खड़े हैं, सुदामा खड़े हैं आश्चर्यचकित। तो लगता है ऐसा ही स्थिति समझ में आ रही कि लेखक कहते हैं कि सब कुछ धोखा सा लगता है, कुछ निशानी ही नजर नहीं आती। मेरे घर के पास जब मैं जाता था तो एक पीपल का पेड़ था, वो मेरी एक मतलब पॉइंट था लोकेशन का, लेकिन अब वो पीपल का पेड़ भी नहीं। यहाँ पर पीपल का पेड़ ना होने की तरफ या ना होने का क्या बताना चाहते हैं कवि कि
किस तरह से वृक्षों की कटाई की जा रही है, मनुष्य चारों तरफ अपने हाथ पांव सब पसारते जा रहा है, प्रकृति का रूप या प्रकृति का एरिया या क्षेत्र कम करता जा रहा है। खोजता हूं ढहा हुआ घर, एक घर था कच्चा सा, वो भी नहीं है, और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे, जमीन का खाली टुकड़ा दिख ही नहीं रहा है। मतलब हर जगह शहर, अट्टालिकाएं, इमारतें, पक्के मकान सब बन गए, फैक्ट्रीज बन गई। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला, वो भी नजर नहीं आ रहा है। क्या हुआ, ये कैसे परिवर्तित हो रहा है? क्या मनुष्य सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के गिरफ्त में आकर सिर्फ और सिर्फ घर, मकान, बिल्डिंग्स इसी में बनाने में लगा हुआ है? क्या उसे प्रकृति का रूप, स्वरूप या उसकी महत्ता समझ में नहीं आ रही है? क्या मनुष्य स्वार्थी हो गया है? आइए पढ़ते हैं काव्यांश का व्याख्या। प्रस्तुत कविता नए इलाके से उद्धृत है, जो कवि अरुण कमल जी ने लिखी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि नए बन रहे इलाकों में नए नए मकान देखकर तो मानो मैं रास्ता ही भूल जाता हूँ। आसपास जो पुराने निशान थे वो भी धोखा दे जाते हैं। पहले के जो पीपल के पेड़ थे उसको देखने की कोशिश करता हूँ, इधर उधर ताकता भी हूँ, फिर भी वो गिरा हुआ टूटा हुआ घर दिखाई नहीं देता, कुछ भी नजर नहीं आता। उस खाली जमीन के रास्ते को भी ढूंढता हूं जहां से मुझे बाएं की तरफ मुड़ना होता है, लेकिन वो भी नहीं नजर आ रहा। फिर 2 मकान के बाद बिना रंग वाला लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन वो भी नहीं है। ना तो 1 मंजिला घर है, ना वो लोहे का दरवाजा है। अर्थात कवि शहर में बहुत सारे नए बन रहे मकानों को देखकर अपने घर के रास्तों को भूल जाता है और पुरानी निशानियों को याद करके अपना घर का रास्ता ढूंढता है। क्या बताना चाहता है? शहर का बदलता हुआ स्वरूप, प्रकृति का बदलता हुआ स्वरूप। मनुष्य अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर प्रकृति को हानि पहुंचाता जा रहा है और अपने पांव पसारता जा रहा है। समझ में आया? अगला है, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या 2 घर आगे ठकमकाता, यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहां स्मृति का भरोसा ही नहीं। कल जैसे ठीक है, मैंने देखा कि वो पीपल का पेड़ नहीं है, वो कच्चा मकान नहीं है, तो अब मैंने वो स्थिति बना ली कि अब ये नया मकान है, इसके साइड से मुझे गुजरना है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो ढूंढता हूं वो भी नजर नहीं आता, फिर बदल गया स्वरूप। ये सपना है या सच? क्या हो रहा है? क्या सिर्फ नई नई इमारतें बनाना, फैक्ट्रीज का निर्माण करना, उद्योगों का निर्माण करना ही व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य हो गया है? प्रकृति को हानि पहुंचाना, लाभ अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का हनन करते रहना, क्या मनुष्य का एकमात्र यही उद्देश्य रह गया है? यह सब देखता जाता है। वो कहता है मुझे तो अब मेरी स्मृति पर ही भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि मैं सोचता हूं ये याद करूंगा, फिर देखता हूं कुछ दिनों बाद वहां फिर परिवर्तित, तो मुझे लगता है मेरी स्मृति में कुछ खोट, मतलब या मेरी याददाश्त खोने लगी है क्या, या फिर प्रकृति का स्वरूप या जो शहरी जीवन है वो बदलता जा रहा है। आइए पढ़ते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां नए इलाके में कविता से उद्धृत हैं, जो कवि अरुण कमल जी के द्वारा रचित हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब भी मैं अपने घर पुराने रास्तों को याद करके जाने की कोशिश करता हूं तो मैं हर बार एक घर पीछे चला जाता हूं या फिर अपने घर से 2 घर आगे डगमगाते हुए चला जाता हूं। इन इलाकों में हर दिन कुछ ना कुछ बनता और टूटता नजर आ रहा है। आखिर ये क्यों? ऐसे में अपनी याददाश्त पर भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है। मैं सोच रहा हूं क्या मैं भूलने लगा हूं? मैं भूल रहा हूं या ये सब परिवर्तन हो रहा है? कंफ्यूज्ड हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने लालच, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जंगलों को काटता जा रहा है, भूमि पर अपनी स्वार्थ के लिए फैक्ट्रीज का निर्माण करता जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, संसाधनों की कमी होती जा रही है। ऐसे में व्यक्ति आपाधापी में लगा हुआ है, पैसा पैसा पैसा, ये चाहिए वो चाहिए, सुख चैन सब खोकर सिर्फ और सिर्फ होड़ में लगा हुआ है। वो भूल चुका है कि होड़ विनाश की ओर ले जाती है और प्रतियोगिता विकास की ओर। हमें बढ़ना है आगे, लेकिन सही से, कि किसी को भी हानि ना पहुंचे, हमारे कारण किसी का अहित ना हो, कोई आहत ना हो, ये भी हमें देखना है। ठीक है, समझ आया? अगला है,
एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे वैशाख का गया भादों को लौटा हूं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाने ऊपर से देखकर। अब कितने अच्छे से इन्होंने शब्द रूप में इस कविता को पिरोया है। क्या कहते हैं? एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, मैं क्या याद करके रहूं, कैसे रहूं? क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी याद को मैं रखता हूं याद, तो वो निशानी फिर से गायब हो जाती है। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे वसंत ऋतु में गया था और पतझड़ में वापस आया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पल पल बदलता प्रकृति का स्वरूप, पल पल बदलता शहरों का रूप, क्या हो गया है? अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटा और पूछो, क्या यही है वो घर? अब मनुष्य मनुष्य से दूर होता जा रहा है, मनुष्य मनुष्य का शत्रु होता जा रहा है, मनुष्य स्वयं का शत्रु। क्योंकि स्वयं का मैंने क्यों कहा? क्योंकि वो प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है। वो प्रकृति जो हमारे जीने का आधार है, वो प्रकृति जो सृष्टि का आधार है, वो प्रकृति जिसमें प्रकृति, वन, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य एक साथ तालमेल बिठाकर रहेंगे, तभी जीना संभव है। और वो धीरे 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 नष्ट करता जा रहा है। बस बोले यही शायद रह गया कि मैं हर दरवाजे को खटखटाऊं और पूछूं कि क्या यही वो घर है जहां मैं रहता हूं? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देखकर। बहुत कम समय, मतलब आपा धापी भाग दौड़ ऊहापोह में इस कदर उलझ गया है व्यक्ति कि अपनों से बात करने तक का समय नहीं है उसके पास। यदि घर में 5 सदस्य, आप स्वयं ऑब्जर्व कीजिएगा, आपसे ही कह रही हूं, जितने भी सदस्य हैं ना, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, कोई किसी से बातचीत करने तक की फुर्सत नहीं है। क्या हो गया? कौन सी संस्कृति की ओर जा रहे हैं? क्या इस तरह से रिश्तों से रिश्ते टूटकर किसी दूसरी ओर हम चले हैं? क्या हुआ है? यही सब यहां पर इन पंक्तियों में कवि ने बताया है। पढ़ते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां नए इलाके में कविता से उद्धृत हैं। अब इसमें जो कवि अरुण कमल जी हैं, उन्होंने बताया है कि इस नए इलाके में एक ही दिन में सब कुछ इतना परिवर्तित हो जाता है कि गुजरा कल पुराना जैसे लगने लगता है। कल की ही तो बात थी, लेकिन समय पता नहीं कितने जल्दी चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ कि सब कुछ चेंज, सब कुछ परिवर्तित, सब कुछ अलग। ऐसा लगता है मानो मैं, कवि ने स्वयं को इन्वॉल्व करते हुए बताया है कि ऐसा लगता है मानो मैं वसंत ऋतु में गया था और पतझड़ के महीनों में वापस आया हूं, वैशाख गया था और भादों के महीने में लौट कर आया हूं, अर्थात गर्मी में गया था और बारिश में लौट कर आया हूं। कमल जी कहते हैं कि अब एक ही रास्ता है अपने घर को पहचानने का। क्या बताइए, क्या कहा है उन्होंने? कि हर दरवाजा खटखटा कर पूछो कि क्या यही है वो घर जहां मैं रहता हूं। कितना बड़ा व्यंग किया है, कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने यहां पर बताया है कि दुनिया कितनी परिवर्तित हो रही है। जल्दी जल्दबाजी, हर एक की होड़ में लगा हुआ है व्यक्ति और कुछ भी नहीं देख रहा है, बस आगे 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 जाना है। आगे जाना है मतलब होड़ में, कहां क्या हो रहा है, किसका क्या नुकसान हो रहा है, नो, हम सिर्फ हमारे स्वार्थ की सोचेंगे। मनुष्य इस कदर स्वार्थी हो गया है, तो उन्होंने यही कहा कि भाई ठीक है, इतने परिवर्तन हो रहे हैं तो मुझे भी यही पूछना पड़ेगा कि हेलो, क्या ये मेरा घर है? क्योंकि तुरंत सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। और लिखा है, अब तो समय भी बहुत कम है मेरे पास, आकाश में बादल छाए हैं, बारिश होने वाली है। अब तो बस यही आशा है कि कोई जान पहचान का आदमी मुझे पहचान ले और मुझे पुकार कर घर के ऊपर से देखकर अंदर बुला ले। मतलब घर का सदस्य कोई दिख जाए मुझे और वो कहे हाँ हाँ आ जाइए, यही तो है अपना घर, क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि सब कुछ एकदम परिवर्तित हो रहा है। समय इतना जल्दी कि कल, मतलब ये देखा जा रहा है कि वो जब मैं कल जाता हूं तो लगता है कि कई वर्षों पुराना मौसम पहले गया था, या कई वर्षों पहले क्या मैं यहां से गुजरा था, कल की ही तो बात थी, लेकिन अब लगता है कि ये तो वर्षों बीत गए हों। ठीक है, यही बताया था कि नए इलाके में। अब हम चलते हैं कविता के दूसरे पार्ट पर, जो है खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें क्या बताया है, याद कीजिए। इसमें यह बताया है कि किस तरह से जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो लाचार व्यक्ति हैं, जो बेबस व्यक्ति हैं, खास तौर से जो महिलाएं हैं,
जो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, जो स्वयं ऐसी गंदी नालियों के साइड में उनको रहना पड़ता है, बदबूदार जगह में उनको रहना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी वे हम सब के लिए खुशबू का कार्य करती हैं, अगरबत्तियों का निर्माण करती हैं, घर घर में खुशबू फैलाती हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ कर सकें? क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि उनकी मेहनत का हम कम से कम उतना मेहनताना तो दे दें उनको? कितना अधिक वे हमारे लिए देते हैं और उसके बदले में कितना कम हम उनको दे पाते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ने स्वयं कहा है कि कई गलियों के बीच एकदम सुनसान सी, या जा रहे हैं कौन सा रास्ता कहां से गुजरा कहां है, कई नालों के पार, नाले नालियां जो गंदगी एकदम बसी हुई है, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बड़े बड़े कूड़े और करकट के ढेर लगे हैं, वहां पर बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ। और यहीं वे हाथ मौजूद हैं जो हम सबके घरों में खुशबू बिखेरते हैं। यहीं वे लोग रहते हैं, या महिलाओं की बात करें या जो अगरबत्तियों की जो कंपनीज, तो बड़ी बड़ी बात है, घरों घर में जो अगरबत्तियां बनाई जाती हैं, धूप बत्ती बनाई जाती है, हम सब के घरों को वो महकाते हैं, लेकिन स्वयं बदबू में उनको रहना पड़ता है। अब एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में जरूर आ सकता है कि क्यों रहते हैं वो? मजबूरी है। कौन चाहेगा एकदम दयनीय स्थिति में रहना? लेकिन मजबूरी, क्या कर सकते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। देखिए, पढ़ते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में जीवन के कठोर यथार्थ को दर्शाया है। यथार्थ मतलब क्या होता है पता है आपको? यथार्थ का अर्थ होता है एकदम सच्चाई। सच्चाई कैसी सच्चाई? कड़वी सच्चाई, कठोर सच्चाई, ऐसी सच्चाई जिसको सुनकर हमारा जी दहल जाता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में ही खिलते हैं, उसी प्रकार कवि ने बताया है कि वातावरण को सुगंधित कर देने वाली अगरबत्ती गंदी झुग्गी एवं झोपड़ियों में ही बनाई जाती हैं। ऐसी बस्तियां जहां से गंदे नाले निकलते हैं, जहां पर कूड़े करकट का ढेर लगा होता है, बदबू से भरी गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग ही खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। इसीलिए कवि ने इस कविता में कहा है, खुशबू रचते हैं हाथ। किसके द्वारा रचना की जा रही है खुशबू की? उन हाथों के द्वारा जो स्वयं गंदी बस्तियों में जिनको रहना पड़ता है, जिनको स्वयं को ऐसे जगह में रहना पड़ता है जहां हम, यदि सामान्य व्यक्ति वहां पर चला जाए तो एक पल के लिए भी ठहर ना सके, लेकिन वहां वे परमानेंटली रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं और हम सबके घरों को महका रहे हैं। चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। लिखा है, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कुछ समझ आया कवि क्या कहना चाहते हैं? लिखा है, उभरी नसों वाले हाथ, अनुभवी, जिनको बुढ़ापा आ गया है, जो अधिक एजेड हो गए हैं, अब उनकी नसें उभर आती हैं, झुर्रियां हो जाती हैं, तो वे भी आराम से बिस्तर पर पड़े पड़े आराम नहीं फरमा रहे हैं, उनको भी अगरबत्ती बनाना है। वे भी मरते दम तक काम करते रहेंगे, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना पेट की आग बुझाने के लिए, पैसा तो चाहिए ना पेट की आग को बुझाने के लिए। तो नित्य निरंतर जितने घर में लोग हैं वो सब के सब काम में लगे हुए हैं, ताकि हर एक का जो 2 जून की रोटी है, जो 2 वक्त की रोटी है, वो उन्हें प्राप्त हो सके। तो यहां पर उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। नाखून कैसे घिस जाएंगे बताइए? अपने आप ही, कुछ काम धाम करना नहीं है, एकदम लंबे लंबे नाखून, नेल पेंट लगाया है और मैनीक्योर पेडीक्योर करा के अपने आप को रख रहे हैं बेहतरीन तरीके से। क्या ऐसे नाखूनों को घिसे हुए हाथ कहेंगे? नो। जो अपने हाथों से निरंतर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें नाखून से भी
खरोंचा जा सके, या बर्तन मांजने का काम, या जो काम दिया है अगरबत्ती बनाने का, उसमें उनके नाखून तक घिस गए हैं। इसलिए ये बताया है कि उनकी मेहनत की तरफ संकेत किया है कवि ने। और फिर लिखा है पीतल के पत्ते से नए हाथ, पीपल के पत्ते से नए हाथ, नए नए हाथ। बच्चे जो कुछ समझदार हो जाते हैं वे भी इसी काम में जुटे रहते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, हर एक बाला बालिका जिसको कहते हैं वे भी इसी में लगे हुए हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, अब बहुत सा जब काम करते हैं हाथों का ही काम है, ये करना, वो बनाना, ऐसा करना, ये काटना, फिर उसको ये करना, तो उसमें हाथों में कभी हाथ कट भी जाते हैं, छिल भी जाते हैं, बहुत जख्मी भी हो जाते हैं। तो वैसे भी हाथ, वही हाथ तो खुशबू रचते हैं। इसलिए लिखा है खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। आइए पढ़ते हैं व्याख्या। अगरबत्ती बनाते बनाते अधिकतर कारीगरों के हाथ घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। किसी कारीगर के हाथों की नसें उभरी हुई दिख रही हैं, तो किसी के नाखून अगरबत्ती बनाते बनाते घिस गए हैं। वहीं दूसरी ओर नए नए बच्चे जिन्होंने अभी अभी अगरबत्ती बनाना शुरू किया है, उनके हाथ पीपल के पत्ते की तरह बहुत ही मुलायम और नाजुक प्रतीत होते हैं। लेकिन उनको भी यही काम करना है, तो उनके हाथ भी इन्हीं हाथों की तरह हो ही जाएंगे। उन्हीं बच्चों में से कुछ लड़कियों के हाथ तो जूही की डाल की तरह पतले हैं। बहुत दिनों से काम करते हुए कई कारीगरों के हाथ कट चुके हैं, फट चुके हैं, उनके जख्म भी गंदगी से भरे हुए हैं। ऐसे हाथ ही हमारे घर में खुशबू फैलाने वाली सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। तभी तो कवि ने कहा है खुशबू रचते हैं हाथ। मनुष्य की मेहनत बोलती है। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में काम करता है कोई भी, और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें किसी भी व्यक्ति के काम को देखकर उसको सम्मान देना या सोच विचार करना या व्यवहार करना, यदि इस तरह की भावना हमारे मन में है तो उसको हमें परिवर्तित करना होगा। इंसान इंसान होता है और काम काम होता है। यदि हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम नहीं करेगा तो क्या सभी काम उच्च वर्ग के लोग करेंगे? असंभव। इसलिए हर एक के काम को सम्मान देना है, हर इंसान को सम्मान देना है। चलते हैं अगले काव्यांश की ओर। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। क्या बताया है कवि ने कि यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। ये जो गली है, जो सकरी गली है, जो बदबूदार गली है, जहां नाले हैं, गंदी नालियां हैं, वहीं पर रहने वाले लोग अगरबत्ती बनाते हैं। लिखा है इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्ती, जो बहुत ही खुशबूदार होती है। लेकिन वे स्वयं कहाँ रहते हैं? वे स्वयं तो ऐसी जगह रहते हैं जहां हम जैसे सामान्य व्यक्ति तो एक पल के लिए भी कदम नहीं रख पाएंगे, लेकिन वो वहीं पर रहकर अपना काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। बताया है कि सारी गंदगी जहां इकट्ठी होती है, कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर जहां रहते हैं, नाले नालियां जहां रहते हैं, वहीं वो रहते हैं और वही हाथ खुशबू रचते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ने बताया है कि शहर के बड़े से बड़े घरों में जलने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां इन्हीं गंदी बस्तियों की झुग्गियों में बनती हैं, जहां पर हमेशा बदबू भरी रहती है। चाहे कोई भी मशहूर अगरबत्ती हो, जैसे केवड़ा, गुलाब या रात रानी, सभी यहीं इस गंदी बस्ती में रहने वाले गंदे लोगों के गंदे हाथों से बनाई जाती है। ये लोग खुद तो इतनी गंदगी एवं बदबू के बीच में रहते हैं, लेकिन दूसरों के घरों को महकाने के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है सारी गंदगी के बीच भी खुशबू रचते हैं हाथ। सलाम करते हैं उनकी मेहनत को, सलाम करते हैं उनके जज्बे को, सलाम करते हैं उनकी लगन को। और बस हम यही याद रखें हमेशा,
मानव है हम, मनुष्य हैं हम, तो हमारे अंदर मनुष्यता की भावना सदैव जीवित रहनी चाहिए। मनुष्यता की भावना के अंतर्गत क्या आता है बता देती हूं। दया, करुणा, परोपकार, क्षमा, ठीक है, निस्वार्थ, पक्षपात रहित, ये सब भावनाएं आती हैं मनुष्यता की भावना के अंतर्गत। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से हर पंक्ति को सुना है और उसके अर्थ को जाना है, और यह भी जाना है कि काम सबसे बड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति के काम को छोटा समझने की गलती हम कदापि नहीं करेंगे। इसी तरह से हर एक पाठ को, हर एक कविता को मैं पूर्ण रूप से आपके अनुसार समझाने का प्रयत्न करती रहूंगी। मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी विद्यार्थियों को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। आप जब जाएंगे जैसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप अपने क्लास के वीडियोस देख सकते हैं, तो आप जाएंगे जैसे क्लास 9th हिंदी, लाली वर्मा ऑफ कोर्स, क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहां पर सभी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स को वेल ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जो भी आपको वीडियो देखना है, पाठ्यक्रम का देखना है, संपूर्ण विषय का विवरण देखना है, पाठ का सार देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट देखना है, जो भी आप चूज करेंगे जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो, आपके सामने आ जाएगा और पसंद जरूर आएगा। आप उसको पसंद जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी पाठ या जो भी कविताएं आपको पढ़ाई जा रही हैं उनको आपकी बुद्धि लब्धि अर्थात जो मेंटल एबिलिटी है या लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। हम आपकी हर एक सुविधा का ख्याल रखेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ के एनसीईआरटी समाधान हम करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।